एक राष्ट्र का सर्वनाश कैसे होता है, वो भी उस राष्ट्र का जो विश्व को कपड़े बुनने से लेकर कपड़ा पहनना सिखाता है, खेतों में अन्न उत्पन्न करने से लेकर अन्न पकाना सिखाता है, जिस देश के लोगों में ईमानदारी जैसे गुण अपने प्राणों में बसे होते थे, जिस देश का लोहा जंग न लगने के लिए प्रसिद्ध था, जो देश आविष्कारों का जनक कहलाता था, जो देश विश्व गुरु के लिए प्रसिद्ध था, तो आखिर सोने की चिड़िया कहलाने वाला वह देश कहाँ गया? कहाँ गया? उस देश का हमने गला घोटा है। जी हाँ, हमने उस देश का गला घोटा है। हमने उस देश को मारकर इंडिया बनाया है, भारत से इंडिया बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हानि है। इंडिया तो आधुनिक विकास को दर्शाता है, भारत से इंडिया बन भी गया तो क्या बात है। ये सोच, ये अंधविश्वास, ये अंधानुकरण तब टूटता है जब 2009 में पीसा के परीक्षा का परिणाम हमारे सामने आता है। ये पीसा वो परीक्षा है जो विश्व में सबसे अच्छा शिक्षा का स्तर किस देश में है वो दर्शाती है। 2009 में 74 देशों ने इस परीक्षा में भाग लिया और भारत का नहीं, मुझे भारत शब्द की जगह पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल यहाँ करना उचित लगता है, क्योंकि अगर भारत देश ने इस परीक्षा में भाग लिया होता तो पहले क्रमांक पर आता। क्योंकि इंडिया इस देश ने भाग लिया है तो पता है 72वां क्रमांक आया है, जो ये बता रहा है कि 74 देशों में से भारत की शिक्षा व्यवस्था 72वें क्रमांक पर है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हम भारतवासियों को। विश्व गुरु कहलाते थे हम, और क्या हो गया हमारी शिक्षा व्यवस्था को? क्या हो गया हमारी रोजगार की व्यवस्था को? क्या हो गया? चरमरा गई है और इसको हम विकास मान रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जब से भारत इंडिया बना है, भारत का विकास नहीं विनाश हुआ है। और जो देश इस पीसा की परीक्षा में प्रथम 10 क्रमांकों में आया है, उनमें से कुछ देशों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमें कहाँ जाना था और हम कहाँ जा रहे हैं। ये कहानी है उस देश की जिसका 1948 के पूर्व विश्व के मानचित्र पर कोई अस्तित्व नहीं था, जिस देश को 1948 में आजादी मिली और नया देश बना, जो देश अभी वर्तमान में सुरक्षा में प्रथम स्थान पर है, तकनीकी में द्वितीय स्थान पर है, 20 अमीर देशों में जिसका नाम आता है, जिसने विश्व को मोटोरोला नामक फोन से परिचित करवाया है और मोबाइल के आकार को सबसे छोटा कर दुनिया के सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया है, जिस देश ने विश्व को पेन ड्राइव दी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की सिस्टम से परिचित करवाया है, जिस देश में दुनिया भर के तकनीकी संस्थान आकर अपनी कंपनी उस देश में खोल रहे हैं, अपने शोध संस्थान खोल रहे हैं, जिस देश में अमेरिका से भी ज्यादा शोध वैज्ञानिक है, जहां अमेरिका में हर 10,000 पर 80 शोध वैज्ञानिक है, वही उस देश में हर 10,000 पर 120 शोध वैज्ञानिक है, जिस देश में 98% रोजगार है, जिस देश ने विश्व को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से परिचित करवाया है, वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकियों से परिचित करवाया है, जिस देश की भूमि बंजर होने के बावजूद भी खेती के नए पैमाने विश्व को सिखा रहा है, 98% खाद्य पदार्थ वो स्वयं निर्माण करता है, जो देश आज तक किसी से युद्ध में हारा नहीं है बल्कि 6 दिनों में 6 देशों को हराया है, जिस देश में एंटी
बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, अर्थात अगर किसी देश ने उन देशों पर मिसाइल छोड़ी तो हवा में ही मिसाइल को तोड़ने की क्षमता जो देश रखता है, जिस देश में आए दिन युद्ध होते रहते हैं फिर भी उनकी आंतरिक सरकार मजबूत है, जिस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है, जिस देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 6 बड़ों देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा बड़ी है, जिस देश के हर 10 में से 9 घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो देश कर रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस देश की कौम की देन है, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जिस देश की देन है, जिस देश की आबादी 85 लाख है और जिस देश का 1945 में हिटलर के द्वारा गैस के कमरों में भरकर जहां 120 लोग कमरे में रह सकते हैं वहां 500 लोगों को घुसा कर मृत्यु दंड दिया है। कुल 60 लाख लोगों की त्रासदी हुई है, जो एकमात्र यहूदी देश है अभी वर्तमान में, जिस देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, रोजगार की भाषा मातृभाषा है, सरकार के सभी कार्य मातृभाषा में होते हैं, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी उनकी अपनी मातृभाषा में है, जिस देश की मातृभाषा 1948 के पूर्व लुप्त हो गई थी और 1948 के बाद जिस देश ने अपनी मातृभाषा को पुनः स्थापित किया, जिस देश की मातृभाषा हिब्रू है, वो देश है इजराइल। इजराइल इजराइल 1948 से 2020 72 वर्षों में इजराइल ने ये सब कैसे कर लिया? उन पर भी अंग्रेजों का शासन रहा है। भारत को आजादी मिले 73 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जो कार्य हम नहीं कर पाए वो कार्य इजराइल 72 वर्षों में बड़े आसानी से कर पाया, जबकि भारत के पास तो पहले से संसाधन है, लेकिन इजराइल का तो मानचित्र पर नामो निशान नहीं था। वो तो देश आकर बना है, जर्मनी से लोग यहाँ आकर बसे हैं, तब जाकर ये देश बना है। और आज इजराइल की शिक्षा, तकनीकी, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में वो देश आगे है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से दिमाग हटाओ और सोचो कि ये देश इतने कम सालों में विकसित देशों में कैसे आने लगा। इसका कारण आपको ही सोचना है। और जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार आपको ये बता दे कि विश्व के जो 20 प्रथम सबसे अमीर देश कहलाते हैं, उन देशों की जो जन भाषा है वही उनकी राष्ट्रभाषा है और उसी भाषा में उनके सभी कार्य होते हैं और वे अमीर देश है। और जब हम विश्व के 20 सबसे गरीब देशों की बात करते हैं और जब हम उनकी जन भाषा देखते हैं और जब हम उनकी राष्ट्रभाषा देखते हैं तो दोनों विपरीत है। उनकी जन भाषा उनकी मातृभाषा से विपरीत है, इसलिए वो गरीब है। और जिन देशों की जन भाषा और राष्ट्रभाषा एक है वो देश अमीर है। तो ये सब आंकड़े क्या सिद्ध कर रहे हैं? यही सिद्ध कर रहे हैं कि किसी भी देश का यदि विकास हो रहा है या होता है तो वो उसकी मातृभाषा के आधार पर ही होता है। ये सब सुनने के बाद भी आपको अभी भी यही लगता होगा कि भले कुछ भी हो, भले इतिहास कुछ भी कहे, भले ये देश के आंकड़े कुछ भी कहे, लेकिन अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना? यही आपको लग रहा होगा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। 195 देशों में से केवल 8% देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीनी भाषा में पूरा कार्य होता है, चीनी भाषा में लेन देन होता है। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी, जहाँ पे केवल 0.34% लोग ही अंग्रेजी जानते हैं। चीन में 1% लोग अंग्रेजी जानते हैं। जापान में 2% लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। यानी अंग्रेजी को सफलता की कुंजी बताने वाला विचार न सिर्फ झूठ, बल्कि इस झूठ के दम पर भारत की अपनी भाषाओं के साथ भारत में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हम पर ही नहीं विश्व के 70-80 देशों पर राज किया, उस देश की हालत 10वीं शताब्दी में कैसी थी पता है? गिरिराज किशोर जी का लेख आहा जिंदगी पत्रिका जनवरी 2014 में प्रकाशित विपुल संभावनाएं प्रदान करता है। उस लेख के अनुसार 10वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर फ्रांसीसी लोगों का राज था और राजा का नाम ड्यूक ऑफ विलियम था। उस राजा ने इंग्लैंड में आधिपत्य के साथ अपनी फ्रेंच भाषा को स्थापित कर दिया। 200-300 वर्ष उपरांत इंग्लैंड उस
फ्रांसीसी राजा से, उस फ्रांसीसी राज से आजाद तो हो गया, लेकिन उनके अपने ही देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बढ़ गई और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या घट गई। उनके अपने ही देश में फ्रेंच बोलने वाले को श्रेष्ठ और अंग्रेजी बोलने वाले को हीन भावना से देखा जाता था। फिर अचानक एक देश प्रेमी ने हिम्मत बनाई और आवाज उठाया इसके खिलाफ और लोगों को प्रेरित किया, लोगों को बताया कि मेरे देशवासियों, हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा से दूर हो रहे हैं। भले ही फ्रेंच भाषा की तुलना में अंग्रेजी का साहित्य कमजोर है, कम है, शब्द भंडार नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है, हमें इसे ऊपर उठाना ही चाहिए। और उस एक देशभक्ति की आवाज ने पूरे इंग्लैंड को ही नहीं, पूरे विश्व को आज हिला के रख, और ऐसा हिला के रख दिया है कि आज विश्व में अंग्रेजी को मान्यताएं मिलती जा रही है। और ये मान्यता कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, जनता दे रही है उसे बोलकर। इंग्लैंड में उस समय जो स्थिति अंग्रेजी भाषा को लेकर थी, आज वही स्थिति भारत में अपनी भारतीय भाषाओं को लेकर है। और अगर इंग्लैंड में फ्रेंच के स्थान पर पुनः अंग्रेजी का उत्थान हो सकता है, तो भारत में भी अंग्रेजी के स्थान पर पुनः भारतीय भाषाओं का उत्थान हो सकता है। लेकिन कब? जब हम अपने दिल से चाहेंगे, जब हमें दिल से लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुसार समाज की सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं वह ये कि हमने अंग्रेजी भाषा का जो अंधपूर्ण सम्मान करना सीखा है, उससे स्वयं मुक्त हो और समाज को भी मुक्त करें। आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछिए, करिए, आंखें बंद करिए, और जब आपके सामने अंग्रेजी का समाचार चलता है, आपके सामने अंग्रेजी का अखबार आता है, आपके सामने कोई पूरा भाषण अंग्रेजी में देता है, तो क्या आपको समझ में आता है? बोलिए, आ जाता है पूरा के पूरा? आपको अपनी मातृभाषा में समझने की आवश्यकता नहीं होती है ना? फिर क्यों हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में भेजते हैं? क्यों हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अंग्रेजी सब कुछ नहीं है? क्यों हमारे दिल और मस्तिष्क में और मन में हिंदी के प्रति इतनी घृणा भरी है? इसके कारण हमारा ही पतन हो रहा है। इसलिए सोचना आपको है, करना आपको है। अगर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना है और उसमें एक बार कंकड़ आ जाए, दूसरी बार कंकड़ आ जाए, तीसरी बार कंकड़ आ जाए उसी व्यंजन में, ऐसे 3 मिनट तक आपने जब उस व्यंजन को खाया और उस 3 मिनट में यदि 50 से 60 कंकड़ निकले उसी व्यंजन में, तो आप क्या करते हैं? उस व्यंजन को अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये कंकड़ बार बार मुंह में गया और ध्यान नहीं रहा और दांतों से चप गया, तो कहीं दांत टूट ना जाए, इसका डर रहता है। ये दांतों को खराब कर सकते हैं, पेट में जाने के बाद पथरी जैसे रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं, शरीर को खराब कर सकते हैं। इसलिए हम कंकड़ को अंदर नहीं ले जा सकते। वैसे ही जब हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलते समय हम एक भी शब्द अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो वो कंकड़ के समान कार्य करता है। पर जितने ज्यादा कंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे दांत खराब हो जाएंगे, शरीर खराब हो जाएगा, वैसे ही भाषा में जितने इस प्रकार के कंकड़ होंगे अंग्रेजी के रूप में, तो हमारी जो चिंतन शक्ति है, जो हमारी विचार करने की शक्ति है, वो ध्वंस हो जाएगी। और इसी कारण आज हमारे भारत में शोध संस्थान नहीं है। आज हमारे भारत की युवा पीढ़ी शोध करना ही नहीं चाहती, शोध में उनका दिमाग चलता ही नहीं है, क्योंकि यही अंग्रेज चाहते थे। लेकिन अब जब हमें ये बात समझ में आ रही है, तो हम समझदारों को तो केवल इशारा ही काफी है। तो आप इस कंकड़ रूपी अंग्रेजी को
अपनी भाषा से दूर रखें, अपनी भाषा को मंत्र बनाएं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने अंग्रेजी में शाप दिया है और उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो गई है? नहीं। ये जो मंत्र की शक्ति है, ये जो वचन सिद्धि वाले कार्य है, ये हमारे भारत में होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे बोली में, हमारे शब्द में, हमारे उच्चारण स्थानों में उतनी शक्ति होती थी कि हम जैसा बोलते थे वैसा होता था। समाधान के रूप में हम आपको कुछ बातें बता सकते हैं, जैसे अपने दूरभाषा यंत्र यानी मोबाइल की भाषा को मातृभाषा करें। घर के आगे जो नामपटल है उसे मातृभाषा में करें। गाड़ियों पर लिखे जो अंक है उसे देवनागरी अंकों में अंकित करें। फोन उठाते समय हेलो इस शब्द के स्थान पर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग करें। अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें। दैनिक बोलचाल की भाषा में कम से कम या ना के बराबर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें। इंडिया के स्थान पर भारत इस शब्द का प्रयोग करें। अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भेजने से पूर्व ये सोचें कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और क्या वो बन रहे हैं और कितने प्रतिशत बच्चे बन रहे हैं। पहले इन सब बातों का चिंतन करें। समाज में मातृभाषा के प्रति जागृति बढ़ाएं और अंत में अपनी मातृभाषा का दिलो जान से सम्मान करें। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी, जो कि अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे लेकिन हिंदी के पक्षधर थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दो यही माता, रहूं भारत का दीवाना, रहूं भारत का दीवाना। मुझे हो प्रेम हिंदी से, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहनना, ओढ़ना, खाना। रह मेरे भवन में रोशनी हिंदी चिरागों की, रह मेरे भवन में रोशनी हिंदी चिरागों की, कि जिसकी लौ पे जलकर खाक हो, बिस्मिल सा परवाना, बिस्मिल सा परवाना। जय हिंद, जय भारत।